सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। केमिस्ट्री क्लास 12 में मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और वीडियो देखने से पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि आज जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वीडियो के लिए वो कौन सा टॉपिक है और कौन सा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 हम लोग आज पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 में तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, आइसोलेशन ऑफ द एलिमेंट्स, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत मतलब क्या है इसका, कि जो तत्व हैं उनमें से अधिकतर तत्व प्रकृति में अपने यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कॉपर अपने ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, अपने सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। इसी तरह से सोडियम अपने क्लोराइड के रूप में पाया जाता है, आयोडाइड के रूप में पाया जाता है, ब्रोमाइड के रूप में पाया जाता है। आयरन अपने ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम भी अपने ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है और कॉपर अपने सल्फेट के रूप में भी पाया जाता है, और जिंक कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, अपने सल्फाइड के रूप में भी पाया जाता है, लेड भी सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। तो बहुत सारे और हैं मेटल के, धातुओं के, जिनसे हम धातु को विशेष रूप से निष्कर्षित करते हैं। तो उस निष्कर्षण में जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं उसको धातु कर्म बोला जाता है। वो जो पूरी प्रक्रिया है उस पूरी प्रक्रिया को हम धातु कर्म बोलते हैं, ठीक है। तो धातु कर्म में कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं, इस धातु कर्म की प्रक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और अयस्क के बारे में हमें पढ़ना है, अयस्क की परिभाषा क्या है और कितने प्रकार के अयस्क हैं, किस धातु के अयस्क का क्या नाम है, उसकी एक सारणी तुम्हारी किताब में बनाई हुई है और मैं भी तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ है, हमें एक पढ़ना है ये इस प्रक्रिया में ही आने वाली जो छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। और कुछ धातुओं का धातु कर्म भी विशेष रूप से पढ़ना है, जिन धातुओं में अलग से कोई धातु कर्म अपनाया जाता है जो सबके जैसा नहीं होता, वो हमें पढ़ना है। 3-4 धातु हैं जिनका हमें पढ़ना है इसमें। तो अपने चैप्टर को बेटा शुरू करते हैं। और शुरू करने में मैंने 2 शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं, अयस्क और खनिज। अब इस अयस्क और खनिज पर मैं तुम्हें प्रश्न से ही शुरुआत करती हूँ अपने चैप्टर की। प्रश्न जो पूछा जाता है, अयस्क और खनिज में अंतर बताओ, एक प्रश्न तो ये पूछा जाता है। एक दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि सभी अयस्क खनिज हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं, एक ही ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर देती हूँ पहले। सभी अयस्क खनिज हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है, इसका क्या कारण है। देखो, जो अपनी धातु है कहाँ पर पाई जाती हैं, विशेष रूप से चट्टानों के ऊपर पाई जाती हैं या जमीन की सतह के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। वहाँ पर जहाँ धातु उपस्थित होंगी वो धातु या तो जल से अभिक्रिया करके कोई यौगिक बना चुकी होंगी, या फिर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके कोई यौगिक बना चुकी होंगी, या सल्फर से अभिक्रिया करके कोई यौगिक बना चुकी होंगी, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कोई यौगिक बना चुकी होंगी। जो भी यौगिक धातु ने बनाया है, जिस भी रूप में उसने यौगिक बनाया है, धातु जिस भी रूप में हमारे पास उपस्थित है उस रूप को हम अयस्क बोलते हैं। ये क्या है, धातु का एक रूप है, धातु का एक यौगिक है, धातु के यौगिक है जो प्राकृतिक अवस्था में, प्राकृतिक धातु के यौगिक को अयस्क बोला जाता है। धातु के प्राकृतिक यौगिक, इनको अयस्क बोलते हैं, ठीक है। अब खनिज पर आओ। देखो बेटा, जिस जगह से हमने धातु के प्राकृतिक यौगिक को उठाया, जहाँ से उठाया, हमें पता लगा कि उस चट्टान के ऊपर वो धातु उपस्थित है अपने यौगिक के रूप में। जिस चट्टान के ऊपर वो धातु यौगिक के रूप में उपस्थित है, जब हम धातु को उठाएंगे, धातु के यौगिक को उठाएंगे उस चट्टान के ऊपर से, तो उस चट्टान का कुछ भाग भी आ जाएगा साथ में। तो वो जो चट्टान का भाग उसके साथ आया हुआ है धातु के यौगिक के साथ, उसको हम बोलते हैं खनिज। मतलब धातु का यौगिक है उसमें और चट्टान का भाग भी है, तो उनको हम मिलाकर खनिज बोलते हैं। तो जो अयस्क है और अयस्क के साथ साथ अयस्क, अशुद्ध, चट्टान
या पृथ्वी का भाग। अगर थोड़ा बहुत भाग उसके साथ आया हुआ है तो उसको मिलाकर हम खनिज बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अयस्क खनिज का भाग है, लेकिन खनिज अयस्क का भाग नहीं है। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि खनिज से हम अयस्क बनाएंगे, खनिज से ही अयस्क को प्राप्त किया जा सकता है। वही विधि हमें पढ़नी है। पहले अयस्क प्राप्त करेंगे, फिर अयस्क से हम धातु बनाएंगे और फिर धातु को शुद्ध करेंगे। ये प्रक्रिया हमें अपनानी है। अब देखो मैंने 2 और शब्द लिखे हुए बेटा, क्योंकि ये भी बताना जरूरी है, ये भी परिभाषित करना जरूरी है। जब हम ये पूरी प्रक्रिया पढ़ेंगे तो इसमें बीच बीच में इन शब्दों का इस्तेमाल होगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इन शब्द का क्या मतलब है। देखो, एक है नवजात अवस्था। नवजात अवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं फ्री स्टेट, और संयुक्त अवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं कंबाइंड स्टेट। ठीक है, इंग्लिश शब्द लिखने के पीछे मुझे अपना ज्ञान नहीं दिखाना है, मुझे सिर्फ परिभाषित करना है इन शब्दों को। ठीक है, जैसे फ्री स्टेट का मतलब जो धातु किसी दूसरे तत्व से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं और अपने जो उनकी अवस्था है, वास्तविक अवस्था जो है, उसी अवस्था में उपस्थित होती है, इसे बोलते हैं नवजात अवस्था। जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये अपनी वास्तविक अवस्था में ही पृथ्वी की सतह के ऊपर पाए जाते हैं, क्योंकि ये धातु नोबल धातु है। नोबल धातु कहा जाता है इनको, आदर्श धातु कहा जाता है। ये किसी भी दूसरे तत्व से अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, उसके बाद आओ फिर संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था में बाकी की सब धातु आ जाती है, क्योंकि बाकी की सब धातु किसी ना किसी के साथ जुड़ी हुई होती है। या तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई होती है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई होंगी तो उनको हम ऑक्साइड अयस्क बोलेंगे। सल्फर के साथ जुड़ी हुई होंगी तो उनको हम सल्फाइड अयस्क बोलेंगे। ठीक है, कार्बोनेट के साथ जुड़ी हुई होंगी तो कार्बोनेट अयस्क, और सल्फेट के साथ जुड़ी होंगी तो सल्फेट अयस्क। उनमें से मैं कुछ के यहाँ पर सूत्र लिख रही हूँ, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि जो संयुक्त अवस्था है या कंबाइंड स्टेट है उसको हमने अलग से क्यों रखा है। देखो, कॉपर अपने ऑक्साइड के रूप में भी उपस्थित होता है, Cu2O, अपने सल्फाइड के रूप में भी उपस्थित होता है, Cu2S। कॉपर अपने हाइड्रोक्साइड के रूप में उपस्थित होता है, कॉपर अपने सल्फेट के रूप में उपस्थित होता है। ये बात समझ में आई? देखो, ये और बना, ये अयस्क बना जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हुई, ये अयस्क बना जब सल्फर के साथ अभिक्रिया हुई, ये अयस्क बना जब वाटर के साथ अभिक्रिया हुई, ये अयस्क बना जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हुई। ठीक है, इसके अलावा देखो जिंक, कार्बनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हुई, या कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया हुई। इसी तरह से लेड का सल्फर, PbS, जिंक का सल्फर। ये बात समझ में आई? तो ये क्या है कि अलग अलग तत्वों के साथ जब धातु अभिक्रिया करती है तो अभिक्रिया करने पर वो अपना एक संयुक्त अवस्था बना लेती हैं, और ये संयुक्त अवस्था ही हमारी अयस्क कहलाती है। ये अयस्क क्या है? यही संयुक्त अवस्था अयस्क कहलाती है, जिसको लेकर हमें इस पूरे धातु कर्म को आगे लेकर चलना, पढ़ना है इस धातु कर्म को। देखो, अब धातु कर्म मतलब कि अब इस अयस्क से, जो अयस्क हमें मिला है, इस अयस्क से हमें शुद्ध धातु तक पहुंचना है, उसको धातु कर्म बोलते हैं। ये धातु कर्म को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, धातु अयस्क से शुद्ध धातु बनाने की जो प्रक्रिया है उसको धातु कर्म बोला जाता है। धातु कर्म क्या है? धातु अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करना। इस प्रक्रिया में जो सबसे पहला काम होता है वो काम क्या है? अयस्क को कूटना। अयस्क को कूटना जैसे या पीसना, अयस्क को कूटना या पीसना, दोनों काम होते हैं। अयस्क को कूटना या पीसना, या तो उसको ग्राइंडर में पीस लिया जाए या फिर उसको बहुत सारे वजन से, मुसल से उसको कूट दिया जाए। किस लिए कूटा जा रहा है, किस लिए पीसा जा रहा है? ठीक है, जिससे कि वो पाउडर रूप में आ जाए। क्योंकि चट्टानों को तुमने देखा है बेटा, चट्टानों के ऊपर जब सड़क बनाते हैं तो बुलडोजर चलाना पड़ता है सड़क बनाने के लिए।
पहाड़ी रास्ते पर जाने के लिए जो सड़क बनती है तो उसे बुलडोजर चलाना पड़ता है। तो अगर चट्टान का भाग है हमारी धातु का अयस्क जिसमें उपस्थित है, अगर वो चट्टान का भाग है तो उसे आसानी से नहीं पीसा जा सकता, तो उसको हमें बहुत एहतियात के साथ पीसना पड़ता है। तो ये जो पीसने के बाद है, अब पीसने के बाद क्या बन जाएगा, इसका पाउडर बन जाएगा, अयस्क का भी पाउडर बन जाएगा। और अयस्क के साथ साथ जो अशुद्धियाँ लगी हुई हैं, वो अशुद्धियाँ कौन कौन सी होंगी, वो अशुद्धियाँ मैं तुम्हें गिनवाती हूँ कौन कौन सी होंगी। देखो, भले ही चट्टान या धरती की सतह के अंदर की सतह सॉरी, उसमें एक तो सिलिका की अशुद्धि होगी, SiO2 की अशुद्धि होगी, जो कि मिट्टी होती है, रेत होती है, वो सिलिका की अशुद्धि होगी। सिलिका की अशुद्धि के साथ साथ वहाँ पर जो दूसरे धातु अयस्क उपस्थित हैं, उस भाग में जिस भाग से हमने धातु अयस्क को उठाया वो दूसरे धातु अयस्क भी उपस्थित है, ठीक है, जैसे कॉपर और आयरन साथ साथ पाए जाते हैं। तो धातु अयस्क जो दूसरा उपस्थित है वो भी अशुद्ध ही रहेगा, क्योंकि हम शुद्ध धातु किसको मानेंगे, कॉपर को। अगर हम कॉपर का कर रहे हैं, तो अगर कॉपर को हम अलग कर रहे हैं, कॉपर का अगर हम निष्कर्षण कर रहे हैं, तो हमारी मेन धातु तो कॉपर है, आयरन तो उसके साथ मिला हुआ है, तो आयरन को भी हम अशुद्धि मानकर चलेंगे। एक अशुद्धि वो होगी। दूसरी, जो जीव जंतु वहाँ पर उपस्थित हैं, उस चट्टान की सतह के ऊपर जो जीव जंतु उपस्थित होते हैं, वो जीव जंतु मरने के बाद, उनकी डेथ के बाद, उनकी जो डेड बॉडीज होती हैं वो वहीं पर होती हैं, चट्टान की सतह के ऊपर ही होती है, कोई हटाने वाला नहीं होता उनको, तो वो भी अयस्क के साथ मिली हुई होती है। तो ये सारी जो चीज़ें, और मिट्टी अयस्क के साथ मिली होती है, धूल अयस्क के साथ मिली हुई होती है, ये सारी चीज़ें जो अयस्क के साथ मिली हुई हैं, जिनकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमें तो धातु प्राप्त करनी है अयस्क से, हमारा मतलब धातु अयस्क से है, और जिस धातु अयस्क से हमारा मतलब है उससे हमें धातु प्राप्त करनी है। तो ये जो धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया में जो अड़चन आ रही है, ये सारे के सारे अड़चन हम अशुद्धि के नाम से जानते हैं। तो ये अशुद्धि पिस जाएगी और अयस्क भी पिस जाएगा, दोनों का पाउडर हमारे पास आ जाएगा। अब हमें अयस्क का सांद्रण करना पड़ता है। अयस्क के सांद्रण का मतलब क्या है, यहाँ पर अयस्क की मात्रा को बढ़ाना, अयस्क की मात्रा बढ़ाना। इसको मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो अशुद्धियों को हटाना, क्योंकि अशुद्धि हट जाएंगी तो अयस्क की मात्रा अपने आप बढ़ जाएगी। जब हम एक विशेष इतनी सारी चीज़ों के मिश्रण में अयस्क का भाग देख रहे हैं तो प्रतिशतता कम है, लेकिन जब वो अशुद्धियाँ हट जाएंगी तो प्रतिशतता बढ़ जाएगी, और प्रतिशतता जो बढ़ जाएगी तो इसी को हम बोलते हैं अयस्क का सांद्रण या अयस्क की मात्रा बढ़ाना। अब अयस्क की मात्रा बढ़ाने की जो प्रक्रियाएं हैं वही आज मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी, और उन प्रक्रियाओं में, क्योंकि एक एक नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाता है इन प्रक्रियाओं पर आधारित, तो तुम्हें ध्यान से समझना नहीं है। देखो, पहला, मैंने तीसरा नंबर यहाँ पर अभी लिखा हुआ है, पहला और दूसरा नहीं लिखा हुआ है, तो तीसरा और ये समझकर, जो दूसरा नंबर मैंने लिखा है इनको समझकर उसके बाद में पहला और दूसरा लिखूंगी, तो वो समझना है तुम्हें। तो फिर मैं चित्र यहाँ से मिटा दूँगी। देखो, पहला नंबर क्या लिखा हुआ है, झाग प्लवन विधि, झाग प्लवन विधि, ये इसको मैं नंबर 1 ही बता रही हूँ। झाग प्लवन विधि, झाग प्लवन विधि का जो अपना प्रक्रम है या अपनी प्रक्रिया है, ये सल्फाइड अयस्क के लिए है, सल्फाइड अयस्क। और वो सल्फाइड अयस्क किसी का भी हो सकता है, जैसे कॉपर का मैंने यहाँ सल्फाइड अयस्क लिखा है, जिंक का मैंने सल्फाइड अयस्क लिखा है, लेड का मैंने सल्फाइड अयस्क लिखा है। जिसका भी सल्फाइड अयस्क होगा, आयरन का भी सल्फाइड अयस्क होता है, जिसका भी सल्फाइड अयस्क होगा उसी अयस्क को इस विधि के द्वारा अयस्क का सांद्रण किया जाएगा। सांद्रण करने का तरीका क्या है, यहाँ दोनों तरफ से वायु प्रवाहित की जाए। देखो, थोड़ा ध्यान से समझो बेटा प्रोसेस को। इसमें हम क्या करते हैं,
ये हमने अयस्क लिया हुआ है यहाँ पर, जो पाउडर हमें पहली स्टेज में प्राप्त हुआ। प्रथम विधि में जो भी हमें पाउडर प्राप्त हुआ था अशुद्धियों के साथ, उसको हमने यहाँ पर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर ले लिया। इस कंटेनर के अंदर लेने के लिए अब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि इमेजिन करो, कल्पना करो कि कपड़े धोते टाइम हमने कपड़ों को भिगोया, सर्फ डाला और ऐसे हाथ से चला दिया, कपड़े से चला दिया, तो झाग ऊपर आ जाएगा, कपड़े नीचे रह जाएंगे। वही काम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने ये अयस्क का भाग लिया हुआ है, अयस्क का भाग अशुद्धियों के साथ है, और इसमें हमने क्या किया, साथ में यहाँ चीड़ का तेल डाल दिया, सर्फ के बदले चीड़ का तेल डाला। तो चीड़ का तेल डालने पर वो जब अयस्क के अणुओं से अभिक्रिया करेगा, तो अभिक्रिया करके वो झाग बनाता है। झाग बनने का कारण क्या है कि जो सल्फाइड अयस्क होते हैं वो हल्के होते हैं, वो भारी नहीं होते, हल्के होते हैं, तो झाग के रूप में ऊपर आ जाते हैं। ये जो झाग है ये क्या है, सल्फाइड अयस्क। ठीक है, जो अशुद्धियां हैं वो झाग नहीं बना पा रही, क्योंकि अशुद्धियां भारी, वो झाग नहीं बना पा रही, तो झाग ना बनाने के कारण वो नीचे आने लगती है और झाग के रूप में अयस्क ऊपर जाने लगता है। ठीक है, थोड़ी देर बाद जब हम थोड़ी देर तक ऐसे वायु प्रवाहित करते रहेंगे, और वायु अभी साधारण वायु नहीं कि जैसे अभी इस कमरे में वायु आ रही है बाहर से, हम विंड प्रवाहित करते हैं, तेज वायु, तेज हवा प्रवाहित करते हैं। तेज हवा प्रवाहित करने से झाग बन के पूरा ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, जो अशुद्धियाँ हैं वो नीचे इकट्ठी हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर बाहर के लिए मैंने एक छेद बनाया है, इसको खोल देते हैं, और इसको खोल कर जो स्लैग है, स्लैग मतलब जो भी यहाँ पर अवांछनीय अशुद्धि पड़ी हुई है वो बाहर निकल जाती है, और हमारे पास लास्ट में इस कंटेनर में केवल झाग ही बचा रहता है, जिसको हम आगे की प्रक्रिया के लिए धातु कर्म अपनाने के लिए उपयोग में ले आते हैं। अब इसमें मुझे तुम्हें दो चीज़ और बतानी है बेटा, एक तो स्थायी कारक और एक अवरोध। इनका वैसे तो प्रक्रिया में कोई भी भूमिका नहीं है, लेकिन अगर प्रक्रिया हमारे कंट्रोल के बाहर हो रही है थोड़ी सी, ठीक है, हम उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, झाग ज़्यादा बन रहा है और इसके बाहर निकल रहा है, कंटेनर बाहर निकल रहा है, उस समय हम क्या करते हैं, अवरोधक डाल देते हैं। इसका काम होता है झाग को बनने से रोकना। अब झाग की मात्रा कम बनने लगेगी, धीरे धीरे बनने लगेगा, झाग बनता तो रहेगा लेकिन धीरे धीरे बनने लगेगा। इसमें जैसे हम सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड का विलयन डालते हैं तो डालने पर झाग बनना थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा मैंने डाला स्थायी कारक, अब झाग बन तो रहा है लेकिन बनने के बाद हम उसको अलग नहीं कर पा रहे, हमें पता नहीं चल पा रहा है कि नीचे वाली अशुद्धि कहाँ तक है और झाग कहाँ तक है। हम क्या करेंगे, स्थायी कारक डालेंगे, जिससे झाग बनने के बाद स्थायी हो जाएगा, अपनी जगह बार बार नहीं बदलेगा, बार बार अशुद्धि के साथ मिक्स नहीं होगा। ठीक है, स्थायी कारक में जैसे एनिलीन डालेंगे, और भी पदार्थ डाले जाते हैं, एनिलीन डाल दिया जाता है, एक एक नाम मैंने यहाँ पर लिखा है। ये डाल दी जाती है तो डालने में क्या होगा, झाग वहीं पर स्थायी हो जाएगा। जब तक अशुद्धि बाहर नहीं निकलेगी, झाग वहीं अपनी जगह पर रखा रहेगा और उसके बाद कंटेनर में नीचे ले लिया जाता है आगे की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। अब दूसरा जो मैंने लिखा है बेटा यहाँ पर, ये है गुरुत्व निष्कर्षण सांद्रण। देखो, गुरुत्व सांद्रण या गुरुत्वाकर्षण के अनुसार जो सांद्रण किया जाता है, जैसे गुरुत्व मैंने शब्द लगाया यहाँ पर, गुरुत्व से तुम अपना मतलब समझो भाई, हमें सामान्य भाषा में सिद्धांत को समझना है और बस हमें सिद्धांत को समझकर उसको बताना आ जाना चाहिए पढ़ने के बाद। ठीक है, गुरुत्व से अपना मतलब है भारी, इसका मतलब अशुद्धि और अयस्क, हम दो चीज़ें लेकर चल रहे हैं, या तो अशुद्धि भारी है या अयस्क भारी है। ठीक है, अयस्क ही भारी होता है। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि अशुद्धि मुख्य रूप से मिट्टी की अशुद्धि होती है, जो वायु के साथ भी चली जाती है, जो जल के साथ भी चली जाती है। ठीक है, तो ये अयस्क अगर भारी है
तो अयस्क भारी होने पर हम गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग उसका सांद्रण करते हैं। कैसे सांद्रण करेंगे? देखो यहाँ पर हमने अयस्क का पूरा ढेर बनाया है, ये पूरा का पूरा ढेर अयस्क का बना अशुद्धियों के साथ। हमने क्या किया, एक बड़ा सा पाइप लिया, उस बड़े से पाइप से जल प्रवाहित किया, ये जल, और यहाँ पर दाब अधिक, ठीक है, ये अयस्क और उसके साथ अशुद्ध मिल गई, ठीक है, ये बात समझ में आई। अयस्क का हमने ढेर बनाया हुआ है, अशुद्धि तो उसके साथ ही है, क्योंकि पहले के बाद हम दूसरा प्रोसेस यही फॉलो कर रहे हैं, तो उसके साथ अशुद्धि लगी हुई है। हमने क्या किया, किसी भी एक साइड से अधिक दाब पर जल का प्रवाह उसके ऊपर शुरू कर दिया, एक पाइप की सहायता से। ऐसा नहीं कि नॉर्मल हमने टैप वाटर चला दिया, टैप नहीं, कोई बहुत अधिक प्रेशर वाला, जैसे कि अपने टैंकर वाला आता है, ये टैंकर इससे जब कभी भरवाते हैं अपने टैंक को, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर से पानी आता है, तो उस तरह के प्रेशर का पानी अगर इसके पास आएगा तो क्या होगा, जो अशुद्धियाँ हैं वो जल में घुलनशील हैं, जैसे मिट्टी जल में घुलनशील होती है। अभी मैं तुम्हें अभी का उदाहरण देती हूँ कि कल बारिश हुई है, और बारिश में अगर तुमने देखा है अपने घर के बाहर, तो अगर पानी बह रहा है तो पानी के साथ साथ मिट्टी भी बह रही है, क्योंकि मिट्टी जल में घुलनशील है, कुछ मात्रा पर घुलनशील है, तो वो जल के साथ साथ बह जाती है। यहाँ पर भी यही होगा, जल के साथ साथ अशुद्धियाँ बह जाएंगी। ये अशुद्धियों का मैंने ढेर बनाया, अशुद्धि, और ये घुलनशील है जल, घुलनशील। दूसरा ढेर किसका बनेगा, अयस्क, धातु अयस्क, अघुलनशील, ये घुलनशील नहीं होता, ये बात आई समझ में। तो अघुलनशील धातु अयस्क क्योंकि भारी भी होता है, और भारी होने के साथ साथ वो घुलनशील भी नहीं होता, तो इसलिए उसको अघुलनशील है तो अलग से ढेर बनाएगा अपना, और जो घुलनशील है वो उसकी धारा के साथ साथ, जल की धारा के साथ साथ आगे बढ़ता चला जाता है। तो इस विधि से हम अयस्क को अलग कर लेते हैं, इस विधि से भी हम अयस्क को अलग कर लेते हैं। अब एक और तीसरी विधि है बेटा, उस तीसरी विधि में अयस्क के सांद्रण की विधि, तीसरी विधि है चुंबकीय सांद्रण विधि। देखो एक शब्द यहाँ पर आया चुंबकीय, इसका मतलब ये विधि उन धातुओं के लिए हम उपयोग में लाएंगे जिनके अंदर चुंबकीय गुण पाया जाए। समझ में आई ये बात? जिन धातुओं के अंदर चुंबकीय गुण पाया जाता है, जैसे आयरन के अंदर चुंबकीय गुण पाया जाता है, निकेल के अंदर चुंबकीय गुण पाया जाता है, मैंगनीज के अंदर चुंबकीय गुण पाया जाता है, तो जिन धातुओं के अंदर चुंबकीय गुण पाया जाता है या जिन धातुओं से चुंबक बनाते हैं, उन धातुओं को अलग करने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में हम क्या करेंगे, ये दो हमने बड़े बड़े रोलर बना दिए, इस रोलर में हमने चुंबक लगाया, तो यहाँ पर हमने चुंबक लगाया, और ये चुंबक भी नहीं, इसमें चुंबक नहीं, ठीक है। इसके ऊपर हमने पट्टा लगाया, ठीक है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा इमेजिन करो जनरेटर, जो जनरेटर का सेट होता है, उस जनरेटर में पहिए लगे हुए होते हैं और पहिए के ऊपर पट्टा घूम रहा होता है, तो उसी तरह से पहिए लगे हुए हैं और पहिए के ऊपर ये पट्टा घूम रहा है। इनमें से एक पहिए में हमने थोड़ी सी चालाकी करी है, हमने चुंबक लगा दिया उसमें, तो क्या होगा, पट्टे के ऊपर हम यहाँ से धातु अयस्क का पाउडर डाल रहे हैं, ये हम क्या डाल रहे हैं यहाँ से, अयस्क, और अयस्क के अंदर अशुद्धियाँ मिली हुई, तो वो अयस्क हम यहाँ से डाल रहे हैं। तो डालने पर मैंने तो पहले ही बताया था कि ये केवल उन्हीं धातुओं के अयस्क के लिए उपयोग में लाया जाएगा कि जिन धातु के अयस्क चुंबकीय गुण, चुंबकीय प्रवृत्ति रखते हैं। तो जो धातु है
क्योंकि उसके अंदर चुंबकीय गुण पाया जाता है, तो धातु इधर आकर गिर जाएगी नीचे, चुंबक के पास आके नीचे धातु का अयस्क इकट्ठा होता है। और क्योंकि अशुद्धियाँ चुंबकीय गुण नहीं रखती हैं तो वो यहीं पे गिर जाएंगे, वो चुंबक के पास नहीं जाएंगे, चुंबक से दूर ही गिर जाएंगे। अशुद्ध ये चुंबक से दूर गिर जाते हैं। तो इस तरह हम चुंबकीय अयस्कों वाली धातुओं को, जिनमें चुंबकीय गुण होते हैं जिनके अयस्क में, उन धातुओं को इस विधि के द्वारा सांद्रित कर लेते हैं, उनका सांद्रण कर लेते हैं। अब एक और विधि है बेटा सांद्रण की, तो उसका मैं तुम्हें आज केवल इंट्रोडक्शन बता के छोड़ूंगी, प्रस्तावना बता के छोड़ूंगी, बाकी पूरी विधि कल बताऊंगी कि उसमें पूरी उस विधि को ही 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखो वो विधि क्या है, यहाँ हम उसका नाम लिख रहे हैं विधि का रासायनिक सांद्रण, या इसी को लीचिंग, रासायनिक सांद्रण। देखो रासायनिक शब्द आया, इसका मतलब कोई ना कोई रसायन इस्तेमाल किया जाता है। ये विधि हम विशेष रूप से बॉक्साइट को, जो कि एल्यूमिनियम का एक अयस्क, Al2O2, एल्यूमिनियम का अयस्क, बॉक्साइट अयस्क जो एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, ठीक है। बॉक्साइट अयस्क के लिए इस विधि की पालना की जाती है। बॉक्साइट अयस्क के बारे में अगर तुम्हें याद आ रहा है, 9th-10th में बताते हैं इस चीज़ को कि जो बॉक्साइट अयस्क है इसके अंदर एक गुण होता है कि ये जल से भी अभिक्रिया करता है, ये अम्ल से भी अभिक्रिया करता है और ये क्षार से भी अभिक्रिया करता है, तीनों से अभिक्रिया करता है, ठीक है। अभिक्रिया करने के बाद लवण बनाता है। अब वो जो लवण है, उन लवण को अगर हम गर्म कर दें तो गर्म करने पर, या उनके अंदर विद्युत प्रवाहित कर दें तो विद्युत प्रवाहित करने पर हम धातु को अलग कर सकते हैं, वो जो बने हुए लवण होते हैं। Al2O3 से सीधे धातु को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन जो लवण बन जाएंगे उन लवणों से धातु को अलग किया जा सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो 3 अलग अलग विधि बनाते हैं उसमें एक में जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, दूसरी में अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं और तीसरी में क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं। जो 3 हमारे पास लवण बनते हैं उन लवण को गर्म करके या विद्युत प्रवाहित करके उनसे धातु को अलग कर लिया जाता है। उसके बाद फिर धातु का हम शुद्धिकरण कर देते हैं। अब एक चीज़ मुझे तुम्हें और बतानी है बेटा, ये तीनों प्रोसेस में कल बताऊंगी। एक चीज़ मुझे तुम्हें और बतानी है कि जो मैंने 4 धातुकरण की प्रक्रियाएं बोर्ड पर लिखी हुई, सभी धातुओं में चारों प्रक्रियाओं उपयोग में नहीं लाई जाती। केवल कुछ ही 1-2 धातु ऐसी हैं कि जो चारों प्रक्रियाओं के बाद हमें प्राप्त होती है, नहीं तो कुछ धातु तो हमें प्रथम में प्राप्त हो जाती है, कुछ धातु प्रथम और द्वितीय के बाद प्राप्त हो जाती है, कुछ धातु हमें तृतीय में प्राप्त हो जाती है, और कुछ ही धातु ऐसी है कि जिनके लिए हमें आखिर तक जाना पड़ता है। तो मेरा बताने का पर्पस तुम्हें यही है कि कोई भी लंबा प्रश्न इस आधार पर नहीं पूछा जाएगा कि चारों विधियाँ तुमसे डिस्क्राइब करवाने के लिए आ जाए, व्याख्या करने के लिए आ जाए। इतने नंबर का ये चैप्टर भी नहीं है, 2 नंबर का चैप्टर आता है, इतने नंबर का चैप्टर नहीं है। लेकिन उन 2 नंबर में क्या सिद्धांत पूछ ले, सभी सिद्धांत हमें अच्छे से पता होने चाहिए, और फिर ये सिद्धांत आगे अभी तुम जो अकार्बनिक रसायन पढ़ोगे उसमें भी उपयोग में आएंगे। तो चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसलिए मैं पहले पढ़ा रही हूँ इस चैप्टर को, अकार्बनिक रसायन शुरू करने से पहले इस चैप्टर को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। नोट्स में तुम्हें आज भेज दूँगी, अपने नोट्स पूरे रखते रहो। जो भी भाग जिस दिन पढ़ाया जाए उसको टेक्स्ट बुक की सहायता से वापस से एक बार पढ़ते रहो, घर पर एक बार पढ़ते रहो। कोई भी प्रश्न तुम्हारे दिमाग में आता है तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, उसका उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। और कल इसका दूसरा भाग हम शुरू करेंगे, विशेष रूप से जो रासायनिक सांद्रण अपना बचा रह गया है इसको हम कल पूरा करेंगे। रासायनिक सांद्रण और सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण, ये 2 भाग हम कल पूरे करेंगे, कल के वीडियो। थैंक यू।